हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गुरु सक्सेस। अगर आप नेट जीआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैचिंग है, ठीक है। पहला क्या है? स्व केंद्रवाद, प्रजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद और निर्जातिवाद दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। स्व केंद्रवाद यानी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना। प्रजाति केंद्रवाद में आपको जैसे पहले भी बताया जा चुका है, निर्जाति केंद्रवाद की ठीक विपरीत अवधारणा होती है प्रजाति केंद्रवाद। निर्जाति केंद्रवाद की अवधारणा किसकी है? समनर की है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपनी ही संस्कृति के मानदंड मूल्यों के अनुसार दूसरे की संस्कृति को समझने का प्रयास करता है और निष्कर्ष के तौर पर क्या निकल कर आता है कि जो उसकी स्वयं की संस्कृति है वो बेस्ट है, उच्च है, और दूसरी संस्कृति निम्न है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? इसमें क्या होगा? किसी भी संस्कृति को जब हम उसी संस्कृति के मानदंड मूल्यों से समझते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, तो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। और इसमें क्या होता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद में सभी संस्कृतियां, जब हम उन्हीं संस्कृतियों के मानदंड मूल्यों से हम देखने का समझने का प्रयास करेंगे किसी कल्चर के बारे में, तो वो क्या कहलाएगा? सभी संस्कृतियां क्या होंगी? अपनी अपनी जगह पर क्या होंगी? श्रेष्ठ होंगी, बेस्ट होंगी। यही सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। एंड प्रजाति केंद्रवाद में श्वेतों द्वारा अश्वेतों से घृणा करना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, उसे बोर्डियो के अनुसार कहेंगे। ऑप्शंस हैं संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण। क्या हो जाएगा? जब सांस्कृतिक मूल्यों, प्रतिमानों, इन सभी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, हस्तांतरित होते हैं ये, तो उसे बोर्डियो के अनुसार क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा बताइए? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन होगा, ठीक है। यह अवधारणा किसकी है? बोर्डियो की है। और इसमें क्या होता है? जो शिक्षा पद्धति है उसका काम ही क्या है? जो उच्च वर्ग है या प्रभु वर्ग है, उसके जो मूल्य हैं, जीवन शैली है, उसको प्रचारित और पुनर्जीवित करने का काम क्या है? शिक्षा पद्धति का है। ये जो बात है वो किसने कही है? बोर्डियो ने कही है। और इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि एक है द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस है। एंड जो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की जैसे कि इन्होंने बात की है, उससे रिलेटेड बुक क्या है? रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, ये हो जाएगी इनकी बुक, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस हैं कैथरीन वर्फ, तंजौर, एफ जी बेली, बीसीपाड़ा, एस सी दुबे, श्रीपुरम, एंड लास्ट में है एम एन श्रीनिवास, रामपुर। बताइए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है?
जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वे सभी प्लेलिस्ट में जा करके फील्ड वर्क से यानी कि जो क्षेत्रीय अध्ययन है उससे रिलेटेड आपको एक फोल्डर मिलेगा फील्ड वर्क से रिलेटेड। तो उसमें जितने भी समाजशास्त्रियों ने जिन जिन क्षेत्रों पर जिन जिन स्थानों पर अध्ययन किया है, इसके अलावा किन जनजातियों पर अध्ययन किया है, वहां उन वीडियोस में आपको कराया गया है। तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ज्यादा वीडियोस बड़ी नहीं है, 8-10 मिनट की ही होंगी। तो वहां से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। फील्ड वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे कोई भी मिस नहीं होगा, आप सभी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर एससी दुबे ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एससी दुबे ने देखिए कमार जनजाति पर, जो कमार जनजाति है उस पर अध्ययन किया है। इसके अलावा इन्होंने शमीर पेट पर भी इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, और जो शिवपुरम की बात आ रही है, शिवपुरम पर आंद्रे बेत्ते ने किया हुआ है। किसने किया है, आंद्रे बेत्ते ने किया हुआ है शिवपुरम पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड आंद्रे बेत्ते से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण के त्रिआयामी या त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया। तो वो आंद्रे बेत्ते ही है। इन्होंने ही वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण का जो त्रिआयामी मॉडल है उसका प्रयोग भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है उसका अध्ययन करने के लिए किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर्ट लैश एक उदाहरण है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। परिस्थिति प्रतिस्पर्धा, ऋण निपटान की एक व्यवस्था का, पूंजी संचयन की व्यवस्था का, या फिर वस्तुओं के अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का। पोर्ट लैश हम किसे कहेंगे, काफी बार आपको क्वेश्चन कराया जा चुका है। पोर्ट लैश क्या है बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिस्थिति प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, परिस्थिति प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। देखिए अमेरिकन की कुछ ट्राइबल्स हैं, अमेरिकन की कुछ जनजातियां हैं जहां पर ये व्यवस्था पोर्ट लैश की देखने को मिलती है। जो हम जो परिस्थिति की बात करते हैं, ठीक है, परिस्थिति की जो हम बात करते हैं, सामाजिक परिस्थिति की बात करते हैं, सोशल स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जिसके पास पूंजी का संकलन, संपत्ति जिसके पास सबसे ज्यादा है उसका स्टेटस, सामाजिक स्टेटस क्या है, ऊपर है, बेहतर है, अच्छा है, ये है, उसे हम क्या कहेंगे, सोशल स्टेटस कहेंगे हम। लेकिन वहां पर उन ट्राइबल्स में क्या देखने को मिलता है, ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां पर। वहां पर जो धन या जो पूंजी या संपत्ति है जो सबसे ज्यादा खर्च करता है, व्यय करता है, उसके द्वारा स्टेटस को प्राप्त करने की ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो वो यहाँ पर वो ये क्या कहलाती है, पोर्ट लैश कहलाती है। ट्राइबल्स वहां पर जो सबसे ज्यादा धन व्यय कर लेता है उसको ही वो जो सामाजिक परिस्थिति है वो मिलती है, वही जनजाति सामाजिक प्रतिष्ठित मानी जाती है। ठीक है, यही पोर्ट लैश है, ये याद रखेगा। अमेरिकन के कुछ ट्राइबल्स में यह व्यवस्था देखने को मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने वैधता संकट की अवधारणा निरूपित की है। वैधता संकट, ऑप्शंस हैं उल्रिच बेक, हेबरमास, कार्ल पॉपर, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा, वैधता संकट की अवधारणा किसकी है, उल्रिच बेक, हेबरमास, कार्ल पॉपर, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेबरमास हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हेबरमास। ठीक है, हेबरमास से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिकता का अधूरा प्रोजेक्ट किसने कहा है। तो वो हेबरमास ही है जिन्होंने कहा है आधुनिकता का जो प्रोजेक्ट है अभी अधूरा है, हमें जब तक हम आधुनिकता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमें उत्तर आधुनिकता के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसे कई बार एक्सप्लेन भी किया जा चुका है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आइए देखते हैं, नाडियल सामाजिक संरचना, रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकार्यवाद, टॉलकट पार्सन्स सामाजिक क्रिया, मैक्स वेबर संरचनावाद। क्या हो जाएगा, कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। नाडेल सामाजिक संरचना, रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकार्यवाद, टॉलकट पार्सन्स सामाजिक क्रिया एंड मैक्स वेबर संरचनावाद।
देखिए आपको एक प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा, काफी बार आप लोगों को ये सब कहा जा चुका है। उस फोल्डर का नाम है संरचनावाद, संरचनावाद या संरचनात्मक प्रकार्यवाद, इस तरीके से फोल्डर का नाम है। एंड उसमें ही लिखा हुआ है नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, मेलानोव्स्की, टॉलगट, पार्सन्स, मर्टन। तो ये क्या है, सामाजिक संरचना क्या होती है, इसके अलावा संरचनावाद क्या है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है या प्रकार्यवाद क्या है, इन सभी ने इसके बारे में क्या विचार दिए हैं, क्या बताया है, उसको वहां पर एक्सप्लेन किया गया है, वो कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर किया गया है। इसके अलावा इन सभी से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एंड जो कि आपके एग्जाम चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीटी का हो, जीआईसी का हो, ठीक है, उन सभी में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सभी को उन वीडियोस में कराया गया है। तो वहां से जरूर देख लीजिएगा ये इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे लेवी स्ट्रॉस, ठीक है, लेवी स्ट्रॉस हैं। एंड इनका क्या था, सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके के एक कथन दिया जाता है और वो आता है एग्जाम में। और ये लेवी स्ट्रॉस ने कहा था कि जो सामाजिक संरचना है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ठीक है, पहली बुक का नाम क्या है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप है। नेक्स्ट बुक का नाम है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, नेक्स्ट बुक क्या है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। नेक्स्ट है द सेवेज माइंड, नेक्स्ट बुक का नाम क्या है, द सेवेज माइंड है। एंड एक बुक और है टोटेज्म करके, ठीक है, टोटेज्म करके है। और ट्राइबल सोसाइटी में इन्होंने भाषा, मिथ, नातेदारी जो संबंध है इन सभी के बारे में इन्होंने बात की हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से जाति के राजनीतिक गतिशीलता के कौन से प्रकारों का रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने उल्लेख नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया है, किसकी बात इन्होंने नहीं की है। ऑप्शन है उद्व गतिशीलता, समस्तर गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता या फिर विभेदक गतिशीलता, किसकी इन्होंने बात नहीं की है ये पूछा जा रहा है। एंड रुडोल्फ ने जो सामाजिक गतिशीलता है उसे भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था में गतिशीलता है उसके लिए इन्होंने बात की थी कि 3 तरह की जो जाति गतिशीलता है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है ये बताना है, तो व्यवसायिक गतिशीलता हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है द्वंदात्मक तर्क सामाजिक गति के एक रेखीय उद्विकास अधिसावयवी उद्विकास, बताइए यहाँ पर क्या होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा। एट्थ का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। द्वंदात्मक तर्क क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, हीगल का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, हीगल का हो जाएगा। और जो सामाजिक गतिकी है उसकी बात अगस्त कॉम्ट ने की है, ठीक है। समाज के 2 प्रकार का, समाज में 2 विभाजन किया था, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में। और जो एक रेखीय उद्विकास की बात की है वो मॉर्गन में आ जाएगा। और जो अधिसावयवी उद्विकास है उससे संबंधित कौन हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता मैकेवर द्वारा प्रयोग नहीं की गई है, समान धर्म, हम की भावना, समान भाषा, समान क्षेत्र, किसकी बात मैकेवर ने नहीं की है समुदाय को परिभाषित करने के लिए। समुदाय को परिभाषित करने के लिए मैकेवर द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है कौन सी विशेषता का, ठीक है। समान धर्म, हम की भावना, समान भाषा और समान क्षेत्र ऑप्शंस में है, बताइए क्या होगा। ठीक है,
ऐसे कर लीजिए, किसके द्वारा प्रयोग किया गया है, ठीक है। समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता मैकेवर द्वारा प्रयोग की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम की भावना और सामान्य क्षेत्र की बात की है इन्होंने, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और समुदाय की ये दो इन्होंने आधार भी बताए हैं। इसके अलावा इन्होंने आश्रम जेल को समुदाय बताया है, ठीक है। आश्रम और जेल को इन्होंने समुदाय का उदाहरण दिया है, ये माना है। बोगार्डस की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कम्युनिटी से रिलेटेड, और कम्युनिटी के बारे में ये क्या कहते हैं कि एक ऐसा समूह, ठीक है, कम्युनिटीज को बताया इन्होंने जिसमें एक ऐसा समूह है जिसमें वी फीलिंग पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है, और ये जो समूह है व्यक्तियों का वो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, ठीक है, उसको ही इन्होंने समुदाय कहा। तो उस हिसाब से बोगार्डस के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने दो इंपॉर्टेंट बात कही है कम्युनिटी के बारे में, वी फीलिंग और निश्चित जो भू क्षेत्र है उसकी बात, ठीक है। तो ऐसे भी करके पूछा जाता है। बोगार्डस की दो बातें याद रखिएगा कम्युनिटी से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है, या आप कह लें कि कम्युनिटी के उन्होंने जो दो विशेषताएं या जो दो लक्षण या मुख्य जो आधार माना है वो हम की भावना और निश्चित भू क्षेत्र को माना है। इसके अलावा कम्युनिटी की बात कर लीजिए, विशेषताएं या लक्षण क्या होते हैं, तो एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसमें वी फीलिंग हम की भावना पाई जाती है, एक विशिष्ट नाम होता है, स्वतः विकास होता है, ठीक है, स्थायित्व स्थायी होता है, और मनुष्यों का समूह है, इस वजह से ये मूर्त होता है, इसे देखा जा सकता है, समान नियम व्यवस्था पाई जाती है, आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है, और इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं से भी रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि समूह की विशेषताएं क्या है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या है, समिति की विशेषताएं क्या है, या लक्षण क्या है, या संस्था की क्या है, ठीक है। इस तरीके से भी विशेषताएं से भी पूछा जाता है, तो उनको भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, या विचार की सामाजिक संरचना को भूमिकाओं, जाल क्रमों एवं प्रतिरूपों के माध्यम से समझा जा सकता है, प्रतिपादित किया गया था। एसएफ नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, टॉलकट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शंस में है। यह विचार किया कि जो सामाजिक संरचना है उसको भूमिकाओं, जाल क्रमों एवं प्रतिरूपों के माध्यम से समझा जा सकता है, ये प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? एसएफ नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, टॉलकट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एसएफ नाडेल। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, नाडेल हो जाएगा। भूमिका जोड़ की इन्होंने अवधारणा दी थी, रोल नेटवर्क जिसे बोला जाता है, और इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को मूर्त माना, जिन्हें हम सदस्यों के जो व्यवहार होते हैं उनमें हम देख सकते हैं। संरचना क्या है इनके लिए? सामाजिक संरचना नाडेल के लिए मूर्त है, जिन्हें सदस्यों के व्यवहारों में हम देख सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोल नेटवर्क इनका ही कॉन्सेप्ट है, भूमिका जोड़ की अवधारणा नाडेल ने दी हुई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना के दो स्तरों, एक है प्रकार्यात्मक उप प्रणाली तथा दूसरा है संरचनात्मक उप प्रणाली, इसका उल्लेख किसने दिया है? किसने बात की है सामाजिक संरचना के इन दो स्तरों की? ऑप्शंस हैं पार्सन्स, जॉनसन, लेविस्ट्रॉस, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक संरचना के दो स्तर, एक है प्रकार्यात्मक उप प्रणाली और दूसरा है संरचनात्मक उप प्रणाली। किसने बात की है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सभी प्रकार का शिक्षण समाजीकरण नहीं है बल्कि समाज सम्मत व्यवहार को सीखना ही समाजीकरण है? बताइए क्या होगा? सभी प्रकार का शिक्षण समाजीकरण नहीं कहलाता है बल्कि समाज सम्मत व्यवहार को ही सीखना समाजीकरण ही है। किसने कहा है?
ग्रीन, जॉनसन, मीट, कूले ऑप्शंस में है। ग्रीन, जॉनसन, मीट, कूले ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जॉनसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉनसन हो जाएगा। ठीक है, जॉनसन हो जाएगा। यहाँ पर सभी तरह का जो शिक्षण होता है, जो सीखना होता है, वो समाजीकरण नहीं कहलाता है, बल्कि समाज द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार है, जब उसको हम सीखते हैं, वो ही क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। ये जॉनसन ने कहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? ये जीवन प्रयत्न चलती है, पूरी जीवन चलती है, व्यक्ति की जन्म से मृत्यु तक चलती है। गतिशीलता इसमें देखने को मिलती है। प्रारंभिक जो समाजीकरण होता है वो बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रारंभिक समाजीकरण बाल्यावस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और समाज के मानक मूल्यों, जो मानदंड है, आदर्श है, उनको आंतरिकृत करने की एक प्रक्रिया है, अपने में आत्मसात करने की ये प्रक्रिया है। और न्यूमेन ने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट है इनका न्यूमेन का, कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। किसने कहा है? न्यूमेयर ने कहा है। ठीक है, न्यूमेयर ने कहा है कि जो समाजीकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति है वो सामाजिक प्राणी में जब बदलता है, परिवर्तित होता है, तो वो प्रक्रिया ही क्या है? समाजीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेयर भी होता है, न्यूमेयर भी होता है। ठीक है, ये याद रखेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है, यह तर्क है। ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, पोजर। जो समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था है, उस असंतुलित आर्थिक व्यवस्था को अपराध का मुख्य कारण इनमें से किसने बताया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, पोजर ऑप्शंस में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या है यहाँ पर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि संरचना के दो प्रकार बताएं, अधोसंरचना और अधिसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर से बोलते हैं। इसके अलावा सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मिथ्या चेतना क्या है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, ये सारे इनके कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन दे दिया जाएगा, उसमें बताना होगा ये क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक फोल्डर मिलेगा कार्ल मार्क्स के नाम से, वहां पर एक दो वीडियोस है जिसमें इनके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, केवल उसमें कॉन्सेप्ट की बात की गई है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण कथन, जैसे कि धर्म को जनता की अफीम कहा है, और भी कई सारे जो महत्वपूर्ण कथन है जो कि एग्जाम्स में काफी बार पूछे भी जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड एक वीडियो है। एंड मार्क्स से रिलेटेड बाकी वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या जितने भी तरह के एग्जाम्स हुए हैं उसमें मार्क्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को कराया गया है। उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं? सेल्फ एंड सोसाइटी को जुड़वा बच्चे किसने कहा है? ऑप्शंस है मीट, गॉफमैन, C.H. कूले, M. जिन्सबर्ग। क्या हो जाएगा? मीट, गॉफमैन, C.H. कूले, जिन्सबर्ग ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा बताइए? सेल्फ एंड सोसाइटी को जुड़वा बच्चे किसने कहा है? ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर C.H. कूले हो जाएगा। ठीक है, C.H. कूले हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। क्या दी थी?
प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। और इनकी जो बुक आई थी 1909 में आई थी। बुक का नाम क्या है? बुक का जो नाम है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन करके बुक का नाम है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है बुक का नाम, 1909 में आई थी। और प्राथमिक समूह में क्या कहा था? आमने सामने का आमने सामने का संबंध और सहयोग। ठीक है, सहयोग को इन्होंने प्राथमिक समूह बताया था। और इन्होंने जो प्राथमिक समूह के उदाहरण दिए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, मित्र समूह। ठीक है, इन्होंने उदाहरण क्या बताया था इसका? परिवार, पड़ोस और मित्र समूह या मित्र मंडली बोलते हैं। ये तीन उन्होंने क्या बताए थे? उदाहरण बताए थे प्राथमिक समूह के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है? जाति व्यवस्था में जो गतिशीलता है, ठीक है, जो गतिशीलता है वो संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा संभव है। ये किसका कहना है? ऑप्शन है केतकर, घुरिये, हट्टन, श्रीनिवास। केतकर, घुरिये, हट्टन, श्रीनिवास दिया हुआ है ऑप्शंस में। बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो ये कहना किसका है? श्रीनिवास का है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, श्रीनिवास हो जाएंगे यहाँ पर राइट आंसर। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, ब्राह्मणीकरण और इसके अलावा प्रभुत्व जाति जिसको डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, फैलाव की अवधारणा इन्होंने दी है। प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा श्रीनिवास की अवधारणा, उसमें जो दो इंपॉर्टेंट अवधारणाएं हैं, संस्कृतिकरण और प्रभुत्व जाति, संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट, इन दो जो कॉन्सेप्ट है इनके, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया? क्या है? जब निम्न या जनजातीय जो है समूह है, जब निम्न जाति या जनजातीय द्वारा किसी उच्च जाति या द्विज जाति की परंपराओं, जीवन शैली, कर्मकांड, धार्मिक पद्धतियों का अनुकरण करता है, व्यक्ति इस सोच के साथ कि जो निम्न जाति का मतलब कि सोचना ये है कि उसका इन सभी प्रक्रियाओं का अनुकरण करके हम जाति पद क्रम में जो उनका स्थान निम्न है वो बेहतर हो सकेगा। और ये दावा, ठीक है, ये दावा लगभग 2 पीढ़ियों करने के पश्चात ऐसा होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। और इसकी विशेषताएं क्या है? कहाँ पर श्रीनिवास ने अध्ययन करके ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ था, किस बुक में दिया हुआ था, इसकी मेनली विशेषताएं क्या है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये पोजिशनल चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, विशेषताएं दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कौन सी नहीं है कौन सी है। तो पोजिशनल और स्ट्रक्चरल चेंज में मेन आपको देखने को मिलेगा अंतर। ठीक है, तो ये कैसी है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया? पोजिशनल चेंज है, पद में परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, संरचना में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ लेंगे, विशेषताएं दे देंगे संस्कृतिकरण में, उनमें मेन में आपको यही देखने को मिलेगा जो कि गलत होगी। ठीक, इसके अलावा संस्कृतिकरण के संदर्भ में किन लोगों ने कौन सी अवधारणा दी है, उसका प्रयोग क्या किया है। ये डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, उसके लक्षण क्या है, कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम किसी जाति को डोमिनेंट कास्ट कहेंगे, प्रभुत्व जाति कहेंगे। प्रभुत्व जाति के संदर्भ में उन्होंने जो ये जो अवधारणा दी है, कहाँ पर किस जाति का अध्ययन करके दी है, किस बुक में उन्होंने बात की हुई है। इसके अलावा इसकी जगह किस कॉन्सेप्ट की अवधारणा का प्रयोग किया, जैसे कि एससी दुबे ने डोमिनेंट कास्ट की बात नहीं की कि प्रभुत्व जाति जैसा समाज में कुछ देखने को नहीं मिलता है। हाँ, डोमिनेंट जो उन्होंने प्रभुत्व व्यक्ति है उसकी बात की है, अवधारणा दी है। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। आप जब समझ लेंगे तो क्वेश्चन चाहे जितना ही टफ करके पूछ लिया जाए, वैसे पीजीटी में इजी ही पूछते हैं, तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, के.एम. कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया है? ऑप्शन है नवसारी, महुआ, शमीरपेट, रामनगर। बताइए, के.एम. कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया था? नवसारी, महुआ, शमीरपेट, रामनगर ऑप्शंस में है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नवसारी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नवसारी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1955। 1955 में गुजरात के नवसारी नगर पर इनका अध्ययन था। और फिर अध्ययन करके जिस बुक में इन्होंने बात की है, बुक का नाम है रूरल फैमिली पैटर्न। रूरल फैमिली पैटर्न, अ स्टडी इन रूरल अर्बन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। ठीक है, पूरा नाम क्या है सुनिए, रूरल फैमिली पैटर्न, अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। रूरल फैमिली पैटर्न, अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जितनी भी बुक्स बताई जाती हैं कि उस बुक में इन्होंने कॉन्सेप्ट की बात किस बुक में की है, कहाँ पर क्या अध्ययन किया है, इसको ध्यान से सुना करिए, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शंस हैं समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्ति, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, एक समाज में अनेक संस्कृतियों का आत्मसात होना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का इनमें से लक्षण। प्लेलिस्ट में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का भी फोल्डर मिल जाएगा, वहां से भी देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। जो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां पर आपको कराया गया है उन वीडियोस में, तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण से भी एक वीडियो मिल जाएगा आपको फोल्डर, सामाजिक स्तरीकरण के नाम से, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाज में जो अपराध है, संघर्ष, नशाखोरी, इनकी बढ़ती जो प्रवृत्ति है वो सामाजिक विघटन को दर्शाते। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा किसका मानना है कि धर्म मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है। धर्म मनुष्य और समाज का जो सामाजिक नियंत्रण है, मनुष्य और समाज के लिए जो सामाजिक नियंत्रण है उसका हमेशा से एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। धर्म किसका मानना है। ऑप्शंस में है सी ए एल्वुड, एच डी क्रिक, दुर्खीम एंड वेबर। ठीक है, वेबर, बताइए क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ए एल्वुड। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था। इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का पहला मुख्य अध्ययन इनमें से किसने किया था। ऑप्शन है बोटोमो, डेविड ग्लॉस, सोरोकिन, योगेंद्र सिंह। बोटोमोर, डेविड ग्लॉस, सोरोकिन, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस में है, क्या हो जाएगा बताइए। बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेविड ग्लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ एकॉल। ठीक है, एक नाम है जोसेफ एकॉल। ठीक है, जोसेफ एकॉल ने अमेरिका में जो अमेरिकन समाज है, अमेरिकन समाज का अध्ययन किया। ठीक है, अमेरिकन समाज का अध्ययन किया था और उन्होंने 3 तरह की गतिशीलता की बात की थी। 3 तरह की सामाजिक गतिशीलता की बात की थी। एक जो उन्होंने बताया था प्रजनक गतिशीलता। ठीक है, प्रजनक गतिशीलता। दूसरी गतिशीलता क्या बताई, प्रवासी, प्रवासी गतिशीलता। एंड जो थर्ड है वो कौन सी है, प्रौद्योगिकी। ठीक है,
प्रौद्योगिकी गतिशीलता। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। जोसेफ ए कॉल ने अमेरिकन समाज का अध्ययन करके वहां पर 3 गतिशीलता की बात की थी, या 3 प्रकार की गतिशीलता बताई थी: प्रजनक गतिशीलता, प्रवासी गतिशीलता और प्रौद्योगिकीय गतिशीलता। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डेविड ग्लॉस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट बियरस्टिक ने संस्कृति की विषय वस्तु में निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा लक्षण सही नहीं है। उन्होंने, रॉबर्ट बियरस्टिक ने संस्कृति की जो विषय वस्तु है उसमें जो बात की है उनमें से एक कौन सा लक्षण है जिसकी उन्होंने बात नहीं की है। ऑप्शंस में विचार, आर्थिक संपर्क, आदर्श नियम, भौतिक तत्व दिए हुए हैं। क्या होगा यहाँ पर? विचार, आर्थिक संपर्क, आदर्श नियम, भौतिक तत्व है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या होगा बताइए? भौतिक तत्व। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जाती है। रॉबर्ट बियरस्टिक की बुक का नाम क्या है? द सोशल ऑर्डर। और एक ब्रूम एंड सेल्जनिक ने क्या कहा है संस्कृति के बारे में? ब्रूम एंड सेल्जनिक। तो जो ब्रूम एंड सेल्जनिक है, इन्होंने क्या कहा है संस्कृति के बारे में? कि संस्कृति को क्या कहा है? संस्कृति संपूर्ण विरासत है। ये किसने कहा है? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने कहा है संस्कृति संपूर्ण सामाजिक विरासत है। मजूमदार एंड मदान क्या कहते हैं? लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है। ठीक है, मजूमदार लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है। ये किसका कहना है? मजूमदार एंड मदान का कहना है। यही क्या है? कल्चर है। लोगों को जो जीने का ढंग है, जो लोगों का लाइफ स्टाइल है, वो ही संस्कृति किसका कहना है? मजूमदार एंड मदान का कहना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया है? आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर की बात किसने की है सबसे पहले? तो ऑप्शंस हैं जे फ्रेजर, पीटर ब्लाउ, मेलानोव्स्की, जी होम्स, जॉर्ज होम्स। क्या हो जाएगा? फ्रेजर, ब्लाउ, मेलानोव्स्की, होम्स ऑप्शंस में दिया है। सबसे पहले आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में जो अंतर है, अंतर की बात किसने की है सबसे पहले बताइए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये व्यक्तिवादी, ठीक है, व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहलाते हैं मेलानोव्स्की। और व्यक्ति को समाज की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, समाज की अपेक्षा व्यक्ति को मेलानोव्स्की ने अधिक महत्वपूर्ण माना है। इनकी जैसे बुक्स है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, एक बुक का नाम क्या है? साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। नेक्स्ट जो बुक है इनकी फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन है, फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, ये एक बुक है। इसके अलावा द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, ये इनकी बुक है। इसके अलावा मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज है। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मेलानोव्स्की से रिलेटेड। इन्होंने संस्कृति को मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बताया, और इस साधन यानी कि संस्कृति का निर्माण भी मनुष्यों ने स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया। जादू के 2 प्रकार बताए थे इन्होंने। जो जादू है, ठीक है, उसके 2 प्रकार बताए थे। एक सफेद बताया था, ठीक है, और दूसरा काला बताया था। जो सफेद है वो कल्याण के लिए है और कल्याण संबंधी, और ये दूसरों को क्या है? हानि पहुंचाना। ठीक है, दूसरों को हानि पहुंचाना। काला जो जादू होता है दूसरों को हानि, कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है, और जो सफेद जादू होता है दूसरों के कल्याण से जुड़ा हुआ आता है। तो ये 2 जादू के प्रकार इन्होंने बताए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मेलानोव्स्की। नेक्स्ट है, किसने यह कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं में समाजशास्त्र है? तुलनात्मक समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं बताया है, बल्कि ये स्वयं में समाजशास्त्र है, ऐसा किसका कहना है?
ऑप्शन है अगस्कॉम्ट, स्पेंसर, वेबर, दुर्खिम। अगस्कॉम्ट, स्पेंसर, वेबर, दुर्खिम ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, बल्कि ये स्वयं में समाजशास्त्र है। ये किसका कहना है? दुर्खिम। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, पुस्तक का नाम है व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस। अब ये बुक किसकी है ये बताना है। बुक का नाम क्या है? व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस। आइए ऑप्शंस देखते हैं। जॉन एच गोल्डथोर्प, सदरलैंड, डब्ल्यू एच वाइट, सी वाइट मिल्स। सी राइट मिल्स होगा, ठीक है। सी राइट मिल्स। बताइए व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस बुक किसकी है? जॉन एच गोल्डथोर्प, सदरलैंड, डब्ल्यू एच वाइट, सी राइट मिल्स। बताइए क्या होगा, बुक किसकी है? तो ये हो जाएगा सी राइट मिल्स की हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह की बात की है? समूह के दो प्रकार, ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह, किसने बताए हैं? ऑप्शंस में है सी एच कूले, किंग्सले डेविस, वॉर्ड, सीमेल। सी एच कूले, किंग्सले डेविस, वॉर्ड, सीमेल ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत का प्रतिनिधि कहा है? द्वितीयक समूह को शीत जगत का प्रतिनिधि इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस में है पॉल मैनह्यूम, पॉल लैंडिस, रॉबर्ट बियरस्टेड, सी एच कूले। बताइए किसने कहा है? पॉल मैनहिम, पॉल लैंडिस, रॉबर्ट बियरस्टेड, सी एच कूले ऑप्शंस में है। द्वितीयक समूह को शीत जगत का प्रतिनिधि किसने कहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, पॉल लैंडिस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसने दी है? द्वितीयक संस्था की अवधारणा ऑप्शंस हैं ग्रीन, समनम, मैकेवर, पार्सन्स। बताइए द्वितीयक संस्था की जो अवधारणा है वो किसने दी है? ग्रीन, समनम, मैकेवर, पार्सन्स ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स ने दी हुई है। पार्सन्स के इनके अलावा इन्होंने बात की है फंक्शनलिज्म की, प्रकारवाद की, सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं पार्सन्स के कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी में, ठीक है। पार्सन्स का जो समाजशास्त्र में योगदान रहा है सामाजिक क्रिया पर, प्रकारवाद पर और जो सामाजिक व्यवस्था है इस पर, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है राइट आंसर है, ठीक है, डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? ये देखते हैं। निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जो क्षेत्र, सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन। क्या है पिछड़े वर्ग का आधार? अदर बैकवर्ड क्लास का क्या आधार है जिसके आधार पर हम कहेंगे किसी भी जाति को ओबीसी पिछड़ा वर्ग हम कहेंगे? कौन सा आधार है? तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? 29 जनवरी 1953 में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो अध्यक्ष थे वो काका
कालेलकर थे। ठीक है, काका कालेलकर थे इसके अध्यक्ष। और आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान की थी और इन्होंने लगभग जो जनसंख्या का 70% है उसको ओबीसी बताया था। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास बताया था। लगभग 70% जो जनसंख्या है, जनसंख्या का जो 70% है उसको उन्होंने क्या बताया था, जो पिछड़ा वर्ग है उसकी श्रेणी में रखा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। पार्सन्स, कॉर्डिनर, फूको, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, पार्सन्स, कॉर्डिनर, फूको, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। बताइए किसकी है बुक ये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्सन्स हो जाएगा। पार्सन्स की है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रतिमान चर की, पैटर्न वेरिएबल की भी इन्होंने बात की हुई है। नेक्स्ट है सरल समाजों में उपहार के महत्व को बताने के लिए, गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट की बात हो रही है यहाँ पर। सरल समाजों में उपहार के महत्व को बताने के लिए किस विद्वान ने कुला और पॉटलैच का उदाहरण दिया है। कुला और पॉटलैच का उदाहरण दिया है, इनमें से किसने। ऑप्शन है मार्शल मॉस, दुर्खीम, सोरोकिन, आरके मर्टन। मार्शल मॉस, दुर्खीम, सोरोकिन, आरके मर्टन ऑप्शंस में क्या हो जाएगा। तो मार्शल मॉस है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी है। सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा, कल्चरल क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है। ऑप्शन है लेपियर, ब्लूमर, सीमेल या फिर इनमें से कोई नहीं। लेपियर, ब्लूमर, सीमेल ऑप्शंस में है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर लेपियर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ही आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।